नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक माँ बेटी की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं हर रोज लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। नहीं 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 क्षितिज, अब और नहीं, यह सब नहीं होगा मुझसे। अपने आप पर बहुत जुर्म कर लिया मैंने। तुम्हारी बातें मैंने बहुत मान ली। तुम्हारी बातें मानते मानते मैंने अपने अंतर मन को ही मार दिया। तुम अपनी इच्छा मुझ पर थोपते गए और मैं समर्पित होकर सब पूर्ण करती गई। मुझसे मेरा निर्णय लेने का अधिकार भी तुमने छीन लिया। तुमने यह जानने का कभी प्रयास भी नहीं किया कि मेरी भी कोई इच्छा है, कोई खुशी है, एक आकाश है जहां मैं स्वयं अपनी इच्छा से उड़ सकूं, विचरण कर सकूं। अपने मन के विरुद्ध जाकर मैंने कभी अपनी आत्मा को अपनी बहुत छलनी कर ली। मेरी आत्मा रो रो कर कह रही है कि बस ईर्ष्या और नहीं। अब मैं अपने मन के विरुद्ध नहीं जा सकती। अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन चाहेगा। दिमाग का दरवाजा अब मैंने बंद कर दिया है। ईर्ष्या के दो नयनों से अश्रुधार ऐसे बह निकले जैसे बारिश में कोई नदी उफनाती है। उफानती नदी के कोई बांधने का प्रयत्न करे तो बांधी नहीं जा सकती, उसी तरह आंसू रोकने का प्रयत्न करके भी आंसुओं को ईर्ष्या रोक नहीं पा रही। वह क्षितिज के सामने रोकर अपने आप को कमजोर साबित करना नहीं चाहती थी, पर हृदय वेदना पिघल कर नयनों के रास्ते बाहर आने के लिए बेताब थी। मेरी बातें नहीं मान सकती तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह भी नहीं है, यह तुम अच्छी तरह से समझ लो। क्षितिज की बातों में रूखापन था। तुम्हारा यह घर मेरा मन बहुत पहले छोड़ चुका है और तन भी यह घर छोड़ देता अगर मुझे अन्नू की चिंता नहीं होती। मैं पहले सोचती थी कि मैं यह घर छोड़ दूंगी तो अन्नू की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, पर नहीं। अब अगर मैं इस घर में एक पल भी ठहरी तो अन्नू की जिंदगी बर्बाद जरूर हो जाएगी, जैसे मेरी हुई है। अन्नू की परवरिश मैं ऐसे माहौल में कतई नहीं करना चाहती। उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, स्वावलंबी बनकर अपना निर्णय स्वयं ले सके, स्वेच्छा से खुले आकाश में विचरण कर सके, खुशी से अपना जिंदगी अपनी तरह से जी सके। ईशा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कठोरता से अपने निर्णय सुना दिए और जाने की तैयारी करने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ी। ऐसे कठिन समय में ईशा की सहेली वर्षा ने उसका बहुत साथ दिया। एक अच्छी कॉलोनी में छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर अपनी बेटी अन्नू के साथ रहने लगी ईशा। अन्नू 6 वर्ष की हो गई थी। एक अच्छा स्कूल देखकर ईशा ने अन्नू का एडमिशन पहली कक्षा में करवा दी। वर्षा की मदद से ईशा को उस फाइनेंसी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी भी मिल गई, जिस कंपनी में वर्षा एरिया मैनेजर के पद पर पदस्थ थी। ईशा के पास कंपनी में कार्य करने का अनुभव था, इसलिए उसे नौकरी मिलने में अधिक परेशानी नहीं हुई। नई नई नौकरी थी, ईशा थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि इतने साल घर में ही रही। वर्षा ने ईशा का परिचय सबसे करा दिया था। मैनेजर ने आकर ईशा को सारा काम समझा दिया था। मैनेजर के जाने के बाद ईशा फाइलें लेकर के बैठ गई, अपना काम समझने का प्रयास कर रही थी। फाइल्स देखकर ईशा के मन के अतीत के दरवाजे पर दस्तक दिया तो दरवाजा खुल गया और कुछ यादों की किरणें मानस पटल पर ऐसे बिखर गई जैसे किसी सिनेमा के पटल पर किरणें बिखरा दी गई हों और चित्र उभर कर सामने आते हैं। एमबीए करने के पश्चात एक प्राइवेट कंपनी में उसकी जॉब लगी थी। कस्टमर की डील करना उसका मुख्य काम था। कंपनी अकाउंटेंट को भी उसे संभालना होता था। एक बार ऐसे ही एक कस्टमर से उसकी मुलाकात हुई जो किसी एक नई कंपनी का मालिक था। अपनी कंपनी की प्रगति करने के लिए संघर्ष कर रहा था। निशा को देखकर वह काफी प्रभावित हुआ था, तो कोई ना कोई काम का बहाना बनाकर अक्सर आ जाया करता था। एक दिन बातों बातों में ईशा से कहा, आपका नाम तो मुझे पता है, आप ईशा हैं, पर ये नहीं पता है कि आप इसी शहर की हैं या किसी अन्य शहर की हैं।
क्यों, इसका काम से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? मैं चाहे किसी भी शहर से हूँ, इससे आपके काम में कोई परेशानी तो नहीं आती होगी। ईसा ने बेबाकी से कहा, नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसी शहर की रहने वाली हैं क्या? पर डर रहा था। इसमें डरने की क्या बात है? आप सीधे ही पूछ सकते थे, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुझे लगा आप बुरा मान जाएंगी। बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे भी आप बहुत दिनों से यहाँ आ रहे हैं, मुझे जानते हैं, मैं भी आपका नाम जानती हूँ। आप मिस्टर दीक्षित चोपड़ा हैं और चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के मालिक हैं। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप गलत कह ही नहीं सकते हैं। बहुत होशियार हैं आप, और बहुत खूबसूरत भी। खूबसूरत शब्द सुनकर निशा को थोड़ा अटपटा सा लगा और अच्छा भी लगा। खूबसूरत शब्द सुनकर किसी लड़की के ओंठों पर मुस्कान और कपोलों पर लालिमा छा जाने का गुण प्राकृतिक ही होता है। निशा के गालों पर भी भोर की लालिमा जैसी रक्तिम आभा स्पष्ट नजर आ रही थी। वह शर्मा गई और मन ही मन सोचने लगी कि इतनी सी जान पहचान में मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? कहीं मतलब निकालने का कोई नापाक इरादा तो नहीं इसके मन में? नहीं नहीं, ऐसा दिखता तो नहीं है। वह अच्छी पर्सनालिटी है, हैंडसम है और बातों से तो लगता है कि बहुत ही सुलझा हुआ है। फिर भी मुझे इसके मन को पढ़ना पड़ेगा, उसने हंसते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या है? यह तो मुझे नहीं पता कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। केवल खूबसूरत नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आज जा करके आईने में देखना अपने आप को, तो पता चल जाएगा। क्षितिज के ओंठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। ईसा एकदम शर्मा गई और उसने नजरें झुका ली और कहा, तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। बात बात में ऐसी तारीफ कर दी कि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चल पाया कि तारीफ के शब्द कब निकल गए। तारीफ क्या, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। और फिर तारीफ ना करूँ तो क्या आपकी बुराई करूँ कि आप बहुत बदसूरत हैं? क्षितिज के ओंठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। यह मुस्कान बता रही थी कि वह दिल दे चुका है ईशा को। ईशा ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, समय हो चुका है जाने का। आपका काम खत्म हो गया है तो मुझे इजाजत दीजिए घर जाने का। श्योर, आपको बिल्कुल इजाजत है। बाय सी यू टुमारो, कहकर क्षितिज ने अपना बैग उठाया और चल दिया। क्षितिज की व्यक्तित्व आकर्षक था, जो ईशा को आकर्षित तो किया था, पर किसी को भी अच्छे से जाने बिना उसने कदम बढ़ाना उचित नहीं समझा। घर पहुंचकर माँ पिताजी के साथ रात का खाना खाया। तत्पश्चात काम के विषय में थोड़ी बहुत बातें हुई। निशा के मन में कुछ तो उलझन थी, तो वह आराम करना चाहती थी। इसलिए माँ पिताजी से कहा, अच्छा अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मम्मा पापा थक गई हूँ, दिन भर कस्टमर से बात करते करते थकान हो जाती है। अच्छा बेटा, जा आराम कर ले, दिन भर की थकी हुई है, बातें तो छुट्टी के दिन भी कर सकते हैं। अच्छा, गुड नाइट मम्मा पापा, कल सुबह मिलते हैं। फिर सुबह ऑफिस पहुंचकर फाइल्स, वही कस्टमर, पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अचानक किसी ने आकर कहा, गुड इवनिंग, तो उसने नज़र उठाकर देखा, सामने क्षितिज खड़ा था। शाम के करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे तब। गुड इवनिंग, कब आए आप? मुझे तो पता ही नहीं चला, दिन भर फाइलों में उलझी रहती हूँ। सामने वाले की कोई अहमियत आपकी नज़र में हो तब तो आपको पता चलेगा। मैं बहुत पहले ही आया हूँ, मैनेजर से कुछ काम था, कंप्लेंट करके ही आ रहा हूँ। क्षितिज ने थोड़ा सा नाराजगी का नाटक करते हुए कहा, अरे अहमियत कैसी नहीं है, आप जैसे लोगों के कारण ही तो हमारी कंपनी चलती है, और आप जैसे लोगों को खुश रखना ही तो मेरा काम है। निशा ने भी थोड़ी सी चुटकी लेते हुए कहा, हम जैसे लोगों को खुश करना आपका काम है, तो मेरी खुशी के लिए एक काम करना पड़ेगा आपको। क्षितिज भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हाँ बताइए, काम पूरा करने का वादा कर रहा हूँ, काम पूरा करके ही घर जाऊंगी आज। बताइए क्या काम है? ईशा ने फौरन कह दिया। वादा किया, आपको पूरा काम करना पड़ेगा। काम तो बताइए। काम यह है कि आज आपको मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा, मंजूर है? यह काम कंपनी के काम के दायरे में तो नहीं आता है। हाँ, आपने सही कहा, परंतु आप वादा कर चुकी हैं।
मुझसे वादा तोड़ देंगी क्या? ईसा मन ही मन सोचने लगी कि यह किस झंझट में पड़ गई मैं। बिना सोचे समझे वादा कर दिया। ईसा के मन में आया कि वह ना कर दे, पर उसे क्षितिज का साथ अच्छा लग रहा था। वादा निभाना तो एक बहाना था, असल में कुछ क्षण वह क्षितिज के साथ रहकर उसे जानना चाह रही थी। क्या हो गया? कोई जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। ईसा को चुप देखकर क्षितिज ने दोबारा पूछा। हाँ हाँ, जब वादा कर दिया है तो निभाना पड़ेगा ही। मैं जरा अपनी फाइलें समेट लूं, फिर चलती हूँ। ईसा अपनी फाइलें समेटकर उठकर खड़ी हुई और कहा, चलिए, पर जाएंगे कैसे? आपकी कार से या फिर मेरी कार से? किसी के कार से नहीं, रेस्टोरेंट यहाँ से नज़दीक ही है, हम पैदल चल कर जाएंगे। बातें करते करते क्षितिज ने जवाब दिया। दोनों ऑफिस से बाहर निकले और चल पड़े रेस्टोरेंट की ओर। डिनर टेबल पर ईसा खामोश बैठी मेनू देखने में व्यस्त थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्षितिज के साथ क्या बात करे और क्या नहीं। वह झिझक भी रही थी, इसलिए स्वयं को व्यस्त दिखाने का प्रयास कर रही थी। क्षितिज को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ईसा से बातें शुरू कैसे की जाए। ईसा का खामोश देखकर क्षितिज ने पहल की। हाँ तो ईसा बताओ, क्या ऑर्डर करें? तुम क्या खाना चाहती हो? मैं तो कुछ हल्का फुल्का लेने के मूड में हूँ, क्योंकि रात का खाना मैं हल्का ही लेता हूँ। मैं भी रात को हल्का खाना ही खाती हूँ। मैं प्लेन डोसा और 1 कप कॉफी लेना पसंद करूँगी। मैं बड़ा सांभर 1 कप कॉफी लूँगा। डिनर करते करते भी ईसा चुप थी। वह सोच रही थी, क्षितिज एकदम से आप से तुम पर आ गया, क्या यह सही है? ईसा की चुप्पी क्षितिज को खल रही थी, तो उसने ही पूछ लिया, क्या बात है ईसा? ऑफिस में तो इतनी चुप नहीं देखी कभी तुम्हारी, आज इतनी चुप क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है बात कहाँ से शुरू करूं। ऑफिस की बात, और ऑफिस में तो मुझे बात करने की ही सैलरी मिलती है। मेरा मुख्य काम था कस्टमर डीलिंग ही है, तो सबसे अच्छे से बात तो करनी ही पड़ेगी ना। ऑफिस में तो आप मेरे कस्टमर होते हैं, परंतु यहाँ पर तो आप मेरे कस्टमर नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या बात करूं। मैं आपसे यह बात क्यों कर रही हूँ, आपको सब पता ही है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ यह बताओ? क्या है? एक दोस्त है और क्या? ईसा ने चतुराई से जवाब दिया। बस केवल एक दोस्त और कुछ नहीं। इस दुनिया में अच्छा दोस्त भी नसीब वालों को ही मिलता है। दोस्त होने में क्या बुराई है? अच्छा, तो मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, तो अच्छा दोस्त होने के नाते यह बता दीजिए कि यह दोस्त आपको कैसा लगता है? दोस्त के बारे में कैसा ख्याल है? अच्छा ख्याल है, मेरा मतलब था मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? अच्छे सुलझे हुए, बातें भी अच्छी कर लेते हो, और क्या मेरी पर्सनालिटी तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम्हारी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं, अच्छी लगती है, पर मैं एकदम से कैसे कह दूं कि आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है? शर्माते हुए ईसा ने कहा। तो फिर धीरे से ही कह दो, जो मन में आए कह दो। मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूँ। शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है, हम कोई बच्चे तो हैं नहीं। एक शरारती मुस्कान भी खेलते हुए क्षितिज ने कहा। हाँ अच्छी लगती हो, हाँ अच्छी लगती है, ईसा ने शर्माते हुए कहा। ईसा की सहमति पाकर क्षितिज की आंखों में खुशी की चमक ऐसी लग रही थी जैसे सर्दी की भोर में हरे तृणों की नोकों पर अब ओस की बूंदें गिरती हैं और उस पर सूर्य की रक्तिम आभा पड़ती है तो वह मोती जैसे चमकने लगता है। उसका मन ईसा के करीब खींच कर ले जा रहा था। जीवन पुष्पवाटिका में जैसे खुशी के रंग बिरंगे फूल खिलकर चारों दिशाओं में खुशबू बिखेर रहे थे और यह खुशबू हवा में घुलकर सांसों से होकर अंतर्मन को भी सुगंधित किए जा रही थी। ईसा का मन भी जीवन में पहली बार किसी ऐसी बातें सुनकर चंचल हिरणी सा मचल उठा। जीवन के इस नई डगर पर चलना सुखद लग रहा था। दोनों ही प्यार की गाड़ी एक ऐसे राह से होकर गुजर रही थी जिस राह पर फूल ही फूल बिछे थे और उसकी खुशबू में चारों दिशाएं महक रही थी, जिस पर कांटों की बिल्कुल चुभन ना थी।
इस तरह दोनों कभी किसी कॉफ़ी हाउस में मिलते तो कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठते। कॉफ़ी पीना और खाना खाना तो अब एक बहाना था। दोनों एक दूसरे को जानना चाहते थे और एक दूसरे के करीब आने के लिए व्याकुल थे। शायद पहला पहला प्यार का नशा ऐसा ही होता है। प्यार का नशा और खुमारी दोनों की आंखों में ऐसी चढ़ी हुई थी कि दोनों को एक दूसरे की बुराई नजर ही नहीं आ रही थी, केवल अच्छाई ही अच्छाई आने लगी थी। दोनों का प्यार इस हद तक परवान चढ़ चुका था कि जिस दिन दोनों नहीं मिलते तो मन इतना व्याकुल रहता कि मन की बेचैनी आंखें बयां कर देती। एक दिन ईशा की सहकर्मी ने पूछ लिया, क्या बात है ईशा, कुछ बेचैनी सी नजर आ रही हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस एक फाइल ढूंढ रही थी। ईशा को कुछ समझ में नहीं आया तो घबरा कर कहा, अरे झूठ मत बोलो, चोपड़ा साहब का इंतजार कर रही हो ना? आते ही होंगे थोड़ी देर में, उनको भी कहाँ चैन पड़ने वाला है। तुम भी ना कल्पना, कुछ भी बक देती हो। किसने कहा कि मैं चोपड़ा साहब का इंतजार कर रही हूँ? तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारी आंखें बता रही हैं। बार बार दरवाजे की ओर नजर जा रही है तुम्हारी। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, पर मैंने पूरा ध्यान दिया है। और कल्पना हंसने लगी। अपनी चोरी पकड़ी गई देखकर ईशा चुप हो गई और अपनी नजरें नीची कर अपने काम में मन लगाने का प्रयास करने लगी। पर चंचल मन का काम करने में भी तो मन नहीं लगता है। एक दिन ऑफिस में आकर क्षितिज साहब ने कहा, ईशा से कहा, मेरी मम्मी पापा आए हुए हैं जो पटियाला में रहते हैं, तुमसे और तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। ईशा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्षितिज के मम्मी पापा अचानक ऐसे कैसे आए हैं और क्यों मेरे मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। फिर भी उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मिलना चाहते हैं तो एक दिन उन्हें घर ले आइए, जिस दिन आपको ठीक लगे। ठीक है, तो कल आते हैं मम्मी पापा, ज्यादा दिन ठहरेंगे नहीं, बस एक हफ्ते के लिए आए हैं, क्षितिज ने कहा। क्षितिज के मम्मी पापा को ईशा की व्यवहार कुशलता एवं पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी। दोनों को ईशा भा गई। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई, जितनी खूबसूरत है उतनी ही शालीन तथा पढ़ी लिखी भी है। हमें एक ऐसी ही बहू चाहिए थी, क्षितिज की मम्मी ने कहा। आपको बेटा भी बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का है और इतनी अच्छी कंपनी का मालिक भी है, हमारे मन को तो भी भा गया है, ईशा की मम्मी ने भी खुश होते हुए कहा। क्षितिज और उसके मम्मी पापा के जाने के बाद ईशा के मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे। ईशा के पापा ने कहा, बड़े सज्जन हैं दोनों, और क्षितिज भी उतना ही सुलझा हुआ लड़का है। भाई, हमें तो यह रिश्ता मंजूर है। उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए। उन्होंने लेन देन की बात हम पर ही छोड़ दी है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका यह कहना बड़े हृदय का होना दर्शाती है। आप जो भी देना चाहें अपनी बेटी को दीजिएगा। हमें दहेज का लोभ नहीं है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमें भी सब लोग बहुत अच्छे व शरीफ लगे। ईशा बेटा, तुम क्या कहती हो? ईशा की मम्मी ने कहा, आप लोग मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। आप लोगों को वे लोग अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, और क्षितिज को तो मैं पहले से ही जानती हूँ, अच्छा सुलझा हुआ है। ईशा ने धीरे से कहा। फिर क्या, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? ईशा के पापा जोर से हंस पड़े तो सभी एक साथ हंस पड़े। ईशा की शादी क्षितिज के साथ हो गई। शादी के बाद ईशा के मम्मी पापा उसके भाई के पास जो मुंबई में रहता है वहां पर चले गए। ईशा अपने पति क्षितिज के साथ दिल्ली में रहने लगी। ईशा अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी, पर क्षितिज के कहने पर कि तुम मेरी कंपनी में मेरी सहायता करो, पढ़ी लिखी हो, अनुभवी हो, तुम्हारा अनुभव मेरी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तुम्हें ऑफिस में देखकर ही मैंने तुम्हारा अनुभव परख लिया था। अपने पति से तारीफ पाकर ईशा गदगद हो उठी। ईशा ने खुशी खुशी नौकरी छोड़ दी, यह सोचकर कि अगर क्षितिज को मुझ पर इतना भरोसा है कि मैं उसके कंपनी में सहायक हो सकती हूँ, तो मुझे अपनी नौकरी छोड़कर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देना चाहिए। यह तो अच्छी बात है कि हम दोनों मिलकर अपनी कंपनी को चलाएंगे और उसे एक ऊंचाई तक ले जाएंगे।
क्षितिज भी काफी समय से संघर्ष कर रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं क्षितिज के कंधे से कंधा मिलाकर कंपनी को एक मुकाम तक पहुंचा दूं। सारी बातें सोचकर ईसा का मन एक आत्मसंतुष्टि से भर उठा। कंपनी चलाने के लिए रोज पार्टी में जाना, नए नए लोगों से मिलना, उनके साथ डांस करना, मिलकर बैठना और पीना पिलाना, यह सब करना पड़ेगा। यह तो ईसा ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसे माहौल में उसकी परवरिश हुई है जहां पर ऐसी संस्कृत को मान्यता नहीं दी जाती है। उसके पिता एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को अच्छी संस्कृत देना उनके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था। अपने बच्चों को भी उन्होंने अच्छे संस्कार, वही संस्कृत देने की भरसक प्रयास किया था। ईसा की रंग रंग में भारतीय संस्कृत और सभ्यता रची बसी थी। जिसने स्वयं को बचपन से ही ऐसे माहौल में ढाल लिया था, उसे अत्याधुनिक कहे जाने वाले इस माहौल से स्वयं को ढालना अर्थात स्वयं के प्रति अन्याय और अत्याचार करने के समान ही था। क्षितिज के बारे में तो उसने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी। एक पति का स्वाभिमान उसकी पत्नी होती है। पत्नी अगर कोई गलत कदम उठाए तो पति को ऐतराज होना चाहिए, ऐसा मानना है ईसा का। परंतु यहाँ तो बात बिल्कुल विपरीत है। पति स्वयं पत्नी को वह सब करने के लिए बाध्य कर रहा है जो उसके स्वाभिमान के विरुद्ध है। क्षितिज, कंपनी चलाने के लिए मेरा रोज रोज पार्टी में जाना जरूरी है क्या? मेरी कंपनी नई नहीं है ईशा, लोगों से मिलोगे नहीं तो कस्टमर कैसे बढ़ेंगे? कंपनी की प्रगति के लिए यह सब आवश्यक है कि हम पार्टियों में जाएं और लोगों से मिलें। तुमने तो कहा था मुझे कंपनी के काम में हाथ बटाना है, यह भी तो कंपनी का ही काम है। क्षितिज मंद मंद मुस्कुरा रहा था। यह कैसा काम है कंपनी का? यह तो मेरे समझ से परे है। कंपनी अकाउंट का मैनेज करना है तो मैं कर सकती हूँ, कंपनी में बैठकर कस्टमर को डील करना है तो वह भी कर सकती हूँ, परंतु पार्टी में जाकर ढोंग करना मेरे स्वभाव में नहीं है। यह मेरे लिए करना मुश्किल ही नहीं असंभव है। ईसा क्रोध से तिल मिला रही थी। करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, पत्नी हो मेरी, अपने आप को ढाल लो तो बेहतर होगा। क्षितिज की बातों में शक्ति के आदेश भी था। क्षितिज की बात सुनकर ईसा का क्रोध आया और उसके साथ साथ अपनी मजबूरी पर आंखों में आंसू भी छलक आए। मन में वितृष्णा का भाव घर कर गया। मन तो चाह रहा था कि अभी रिश्ते नातों को सारा बंधन तोड़कर कहीं ऐसी जगह पर चली जाए जहां मन में शांति हो और जीवन में सम्मान हो। वह स्वयं से ही सवाल करने लगी, ये कहां आकर फंस गई मैं? ये क्या किया मैंने? मुझे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए था। जिसे मैंने पति के रूप में स्वीकार किया है उसे तो अपने पति होने का अभिमान भी नहीं है और ना ही पत्नी के स्वाभिमान की कोई चिंता है। कोई पति अपनी पत्नी से यह सब काम कैसे करवा सकता है? क्या उसके पुरुषत्व को जरा भी चोट नहीं लगती कि उसकी पत्नी किसी और के साथ बैठकर पिए, किसी और के साथ फ्लोर पर डांस करे? पर कैसा प्यार है क्षितिज का! यह कैसी आधुनिकता है जो इंसान को अपनी संस्कृति भुलाकर इतने नीचे गिरा देती है। धन कमाने के लिए किसी भी मार्ग पर चलने को मजबूर कर देती है। इंसान को जीने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता तो है, परंतु वह धन संपत्ति गलत रास्ते पर चलकर कमाया जाए यह बिल्कुल अनुचित है। मुझे क्षितिज का विरोध करना पड़ेगा, वरना पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा और मैं उसमें डूबती चली जाऊंगी। हाथ पांव मार कर भी मुझे किनारा नहीं मिलेगा। तुमने क्या मेरे साथ इसलिए शादी की थी कि तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं यह सब करूं? मेरे स्वाभिमान का सौदा तुम अपने रुपए पैसों के साथ नहीं कर सकते हो। तुम्हें धन कमाना है, जरूर कमाओ, किसी ने तुम्हें रोका नहीं है, परंतु धन की बेदी पर तुम मेरी बलि नहीं चढ़ा सकते हो। मैं यह होने नहीं दूंगी। मैं जीना चाहती हूँ इज्जत के साथ, स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके। मैं तिल तिल मरना नहीं चाहती हूँ। ईसा ने शक्ति दिखाते हुए कहा। तो इसमें हर्ज क्या है? पार्टी में और भी लोग आए थे और भी लोगों की पत्नियां भी थी, वह सब यही कर रही थी, करती होंगी, पर मैं उस मिट्टी की नहीं बनी हूँ कि तुम मुझे यह सब करने के लिए मजबूर कर सकते हो। मैंने तो सोचा था कि बिजनेस पार्टी में जाना एक साधारण बात है, पर मुझे अब समझ में आ रहा है कि बार बार बिजनेस पार्टी में जाने का अर्थ क्या है। मुझसे यह सब नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो तो पत्नी का धर्म नहीं है क्या पति को काम में सहायता करे? तुम्हारी कंपनी में मेरे लायक कोई काम हो तो मैं अवश्य करूंगी, पर पार्टी में जाकर यह सब करना मेरा काम नहीं है।
क्या तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी? ईशा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। हाँ हाँ, इसीलिए की थी शादी, ताकि तुम मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सको, क्षितिज ने बेशर्मी से चिल्लाते हुए कहा। तो तुम्हें एक आदत कॉल गर्ल चाहिए जो किसी कॉल गर्ल से शादी कर लेते। मुझ जैसे शरीफ लड़की से शादी करने की हिमाकत क्यों की? पता है तुम कितनी शरीफ हो? आप इसमें सबसे हंस हंस के जिस तरह से बात करती थी वह देखकर मैं समझ गया था, तभी तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तुम मेरे लिए भी अच्छा काम कर सकती हो। छी क्षिति, तुम इतने गिरे हुए हो यह मैंने कभी सोचा नहीं था। कोई इंसान पैसे के लिए इतना गिर भी सकता है? ईशा गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ महीनों के पश्चात अनु का जन्म हुआ। मां बनने की खुशी में ईशा सब अपमान दुख भूल गई थी। यह खुशी तो ऐसी खुशी है जो जीवन में आते ही जीवन को एक नया मोड़ दे देती है। जीवन खुशी के झूले में झूलने लगता है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। अपना सारा ममत्व अन्नू पर लुटाकर ईशा बहुत संतुष्ट थी। उसका सारा समय, सारा दिन अन्नू के इर्द गिर्द नाच करके कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। समय पंख लगाकर कैसे उड़ गया। अन्नू 6 महीने की हो गई, बहुत सुंदर, गोरी और प्यारी सी है अन्नू। देखकर ईशा का मन आनंद से भर जाता है। एक दिन फिर अचानक क्षितिज ने ईशा से कहा, आज रात को एक पार्टी है, आज चलना है ईशा पार्टी में। यह पार्टी बहुत जरूरी है। अगर मैं इस पार्टी को एक बड़ी कंपनी के मालिक को खुश कर पाया तो मुझे बहुत बड़ी डील मिलेगी, जिससे मेरी कंपनी एकदम से ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम मुझे शतरंज का मोहरा नहीं बना सकते। वैसे भी अन्नू अभी छोटी है, उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। उसे समय पर दूध देना, खाना खिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो रोएगी। ईशा ने बहाना बनाते हुए कहा, अनु को संभालने के लिए घर में नौकरानी है, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तैयार हो जाना जाने के लिए। आदेश करते हुए क्षितिज निकल गया। अन्नू को चिंता करते हुए मन मारकर ईशा को जाना पड़ा। पर यह सिलसिला अब फिर से शुरू हो गया था। आए दिन वही पार्टी, वही सब दिखावा, वही सब रंग ढंग। मन ना चाहते हुए भी ईशा को अन्नू के बारे में सोचकर सब करना पड़ा। यह सब करते करते वह थक चुकी थी। उसके जीने की इच्छा जैसे दम तोड़ने लगी थी। अन्नू का प्यारा सा मुखड़ा देखती तो फिर जीने की इच्छा बलवती होने लगती। नहीं, मुझे इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। मुझे अन्नू के लिए जीना है। कहीं से एक शक्ति आकर उसके अंदर समा जाती और वह उठ करके खड़ी हो जाती, दोबारा जिंदगी के इस कठोर मार्ग पर चलने के लिए। देखते देखते अन्नू 6 साल की हो गई। अब ईशा की अन्नू की जिंदगी के बारे में सोचकर चिंता होने लगी। अब अन्नू काफी समझदार हो गई थी। अगर उसने यह सब देख लिया तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे माहौल में अन्नू को बड़ी होने नहीं दूंगी। उसे अच्छी शिक्षा देकर, अच्छे संस्कार देकर एक अच्छा इंसान बनाना, मुझे उसे इस माहौल से दूर लेकर जाना ही पड़ेगा। आखिर उसने ठान लिया, अब वह क्षितिज की बात नहीं सुनेगी, उसका विरोध करेगी, चाहे उसे इस घर से छोड़ करके जाना ही क्यों ना पड़े। यह रिश्ता टूट जाए। वैसे भी इस रिश्ते की डोर इतनी कमजोर है कि इसको अधिक दिन तक संभाल कर रखना मुश्किल है। अन्नू के भविष्य के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए यह रिश्ता मुझे तोड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी इस रिश्ते में अब रखा ही क्या है, केवल अपमान और तिरस्कार। आखिर एक दिन ईशा अन्नू का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ी। उसकी एक सहेली है नम्रता, जिसकी मदद से वह अच्छे माहौल में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर के रहने लगी। नम्रता जिस कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पदस्थ है, उसी कंपनी में नम्रता की मदद से ही ईशा को अकाउंटेंट की नौकरी मिलती है। पहले कार्य करने का अनुभव इस समय ईशा के काम आ गया था। कहते हैं ना कि ईश्वर सारे रास्ते कभी बंद नहीं करते। इस कठिन समय में नम्रता को साथ निभाना केवल एक संयोग नहीं, ईश्वर का भी हाथ है इसमें। 6 महीने के पश्चात एक वकील की सहायता से ईशा ने कोर्ट में तलाक का केस दायर किया। उसने ठान लिया कि मुझे किसी भी कीमत पर क्षितिज से और उसकी नारी के प्रति घिनौनी सोच से मुक्ति पानी है। ईशा को अन्नू के साथ जीवन का यह सफर बहुत सुहाना लग रहा था। एक सुकून है, एक अपनापन है, एक खुला आकाश है जहां पर पंख फैलाकर अन्नू के साथ उड़ सकती है।
ऑफिस से आने के बाद का समय अन्नू के साथ हंसी खुशी बीत जाता है। उसने घर में एक आया रख ली है जो अन्नू को स्कूल से ले आती है और उसका देखभाल करती है। सुबह सुबह अन्नू को स्कूल भेजना, उसका टिफिन तैयार करना, दोपहर का खाना तैयार करना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस से आकर फिर अन्नू के साथ उसकी पढ़ाई में मदद करना, उसके साथ खेलना। समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। व्यस्तता भरी जिंदगी में ईशा को बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे सही मायने में अब वह जीवन जी रही है, जीवन का कोई अर्थ है। ईशा का तलाक का केस भी काफी जद्दोजहद के बाद एक सकारात्मक नतीजे पर पहुंच जाता है। उसको तलाक मिल जाता है। क्षितिज के लिए अन्नू को अपने पास रखने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी, पर अंत में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि जब तक अन्नू बालिग नहीं हो जाती है तब तक वह अपनी मां के पास ही रहेगी। बालिग होने के बाद उसे कहाँ रहना है यह निर्णय वह स्वयं करेगी। इस बात से ईशा को काफी राहत महसूस हुई। वह निश्चिंत हो गई अन्नू को लेकर। ईशा ने कई बार सोचा कि वह शहर छोड़कर मुंबई चली जाए, पर अपनी नौकरी की वजह से छोड़ नहीं पाई थी। वह पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहती थी। पीछे जो घटित हुआ है उसे भूल जाने में ही उसकी अन्नू की भलाई है। वैसे भी दुखद अतीत भूलकर वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है, और वह अन्नू के साथ हर पल को खुशियों में महकते हुए जीने लगी। समय का चक्र इतनी तेजी से चल रहा था कि देखते ही देखते कितने साल निकल गए पता ही नहीं चला। अन्नू 8वीं क्लास में पहुंच गई। पढ़ाई में बहुत होशियार है वह। अन्नू अपनी पढ़ाई में व्यस्त और ईशा अपने ऑफिस के कार्य एवं उसके पश्चात अन्नू के साथ समय कहां से निकल जाता पता ही नहीं चलता। छुट्टियों में ईशा अन्नू को लेकर वहीं निकल पड़ती भ्रमण के लिए जहां अन्नू की इच्छा होती। कभी कभी मुंबई निकल जाती अपनी माता पिता एवं भाई से मिलने के लिए। अन्नू अपने नाना नानी, मामा मामी एवं भाई बहनों से मिलकर के बहुत आनंद का अनुभव करती, क्योंकि दिल्ली में माँ के अलावा सगा कहने वाला कोई था ही नहीं। उसके साथ मिलकर मुंबई घूमने में तो उसे बहुत ही आनंद आता। कितनी कम उम्र में ईशा का अकेलापन तथा संघर्षपूर्ण जीवन देखकर उसके माता पिता का हृदय द्रवित हो उठता। वे आपस में बातें करते, हमने तो कितना अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी की थी। क्षितिज की बातों में कितनी मिठास थी, कितने अपनेपन से बातें करता था वह, परंतु वह ऐसा निकलेगा किसे पता था। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा। ऊपर से देखकर किसी के हृदय को तो पढ़ नहीं सकते। जितना इंसान के बस में होता है वह उतने ही प्रयास करता है, बाकी तो ईश्वर का खेल है। क्षितिज के बारे में जानकर उनके हृदय में उसके लिए इतनी घृणा भर चुकी है कि वो उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। दोनों ने कई बार अपने ईशा से कहा भी, बेटा मुंबई में कोई नौकरी ढूंढो और यहीं चली आओ हमारे पास। अन्नू को भी हमारा साथ मिल जाएगा। वह भी तो वहाँ पर अकेलापन महसूस करती होगी। यहाँ पर उसके ममेरे भाई बहन भी हैं। ईशा का जवाब होता, नहीं माँ, नहीं पिताजी, यह मेरा जीवन है और मेरे जीवन की समस्याएं हैं। मैं अपने कारण किसी और को परेशान नहीं करना चाहती। क्या पता कल भैया भाभी को हमारा यहाँ आना पसंद ना आए। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। संघर्ष के बिना जीवन का अर्थ ही क्या है। मुझे संघर्ष करने दीजिए। अन्नू मेरे साथ है ना, उसका सहारा ही बहुत है। ईशा के मम्मी पापा हार कर चुप हो जाते। उनकी आंखों के कोरों में बूंदें झिलमिलाने लगती। एक दीर्घ श्वास छोड़कर बस इतना ही कहते, ठीक है बेटा, तुम्हें जिसमें खुशी मिले वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं, स्वयं को कभी अकेला मत समझना। एक दिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहने लगी, मम्मा पापा मुझसे स्कूल में मिलने आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उनसे कह देना मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। अन्नू की बात सुनकर ईशा को लगा कि अन्नू अब बड़ी हो गई है, अच्छा बुरा और पसंद नापसंद समझने लगी है। उसने अन्नू को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। मिलने आते हैं तो मिल लिया करो, ज्यादा बातें नहीं करना है तो मत करो,
थोड़ी देर मिल करके आ जाया करो। नहीं मम्मा, मुझे अपने घर ले जाने के लिए कह रहे थे पर मैंने मना कर दिया। मैंने कह दिया मैं मम्मा से पूछे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यह तो तुमने बड़ी होशियारी वाली बात कही है। मुझे बिन बताए, मुझसे बिन पूछे कहीं जाना भी नहीं बेटा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। मुझे पता है मम्मा, आप दिन भर इतनी मेहनत करती हो। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करना चाहती। मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना मम्मा? हाँ, बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत समझदार हो। मुझे पता है, बहुत बातें कर ली, थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लो, तब तक मम्मा तुम्हारे लिए खाना बना लेती हैं। ईशा ने अन्नू का माथा चूमते हुए कहा, ठीक है मम्मा, आप खाना बनाओ, मैं जाती हूँ पढ़ने के लिए। कहकर अन्नू अपने कमरे में चली गई। अन्नू बहुत समझदार हो गई है, धीरे धीरे सारी बातें उसको समझ में आ रही हैं। समय बड़ा बलवान होता है। समय ने उसे छोटी उम्र में ही सब कुछ सिखा दिया है। अपनी पढ़ाई बहुत लगन से करती है ताकि जीवन में कुछ बन सके और अपनी माँ को खुशी दे सके। इस बार 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा है। उसने अपनी मम्मा को एक गिफ्ट देने का विचार बना लिया है। अगर वह 10वीं में मेरिट में आती है तो मम्मा बहुत खुश होंगी, उसे पता है। अन्नू बेटा, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, सुबह फिर स्कूल जाने की तैयारी करनी है और मुझे भी ऑफिस जाना है। इतनी देर तक जागती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ईशा थक गई थी और उसे नींद भी आ रही थी, पर क्या करे, जब तक अन्नू सो नहीं जाती है तब तक वह कैसे सो सकती है। रात के 12 बज रहे थे तो उसने अन्नू से सोने के लिए कहा। नहीं मम्मा, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचे हैं, मैं उसे पूरा करके ही सोऊंगी। आप थक गई होगी, आप सो जाइए। तुम्हें पता है बेटा, जब तक तुम नहीं सोती हो तो मैं कहाँ से सो पाती हूँ, मेरा मन नहीं करता है। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया तो ईशा और अन्नू खुशी से झूमने लगे। अन्नू का मेरिट लिस्ट में 8वां स्थान प्राप्त हुआ। माँ और बेटी के सपने साकार हो रहे हैं। दोनों की मेहनत रंग लाई। आज दोनों के मन पाखी दूर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए लालायित हैं। ईशा ने अन्नू का माथा चूमते हुए उसे बधाई दी और कहा, बेटा आगे भी मेहनत करो और 12वीं की परीक्षा के साथ साथ IIT JEE में भी तुम्हें सफलता हासिल करना है। उसके लिए चाहे तुम्हें और मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। जी मम्मा, देखना आप, मैं बहुत मेहनत करूंगी तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। आपसे मेरा वादा रहा, मैं अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाऊंगी। अन्नू ने खुशी से चहकते हुए कहा। अन्नू की मेहनत रंग लाई। उसने IIT JEE में अच्छी रैंक हासिल की। खुशी से ईशा की आंखों की कोर भीग गई। आज वह बहुत गर्वित महसूस कर रही थी। यह एक ऐसी खुशी है जिसे पाकर वह चाहे भी तो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकती है। वह तो बाहर आने के लिए जैसे बेताब है। उसका त्याग, उसकी मेहनत, उसकी प्रार्थना आज रंग लाई है। उसने अन्नू के लिए जैसी जिंदगी का सपना देखा था, वह सपने पूरे होते दिख रहे हैं। वह सदैव यह चाहती रही कि अन्नू गर्व से सिर ऊंचा करके स्वाभिमान के साथ जिए। पेपर में अन्नू की तस्वीर देखकर क्षितिज को बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। आखिर अन्नू उसी की बेटी है। ईशा ने जो कहा था वह करके दिखा दिया। उसने अन्नू की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है। अन्नू से मिलकर उसे बधाई देने का निर्णय उसने लिया। अपनी गाड़ी उठाई और ईशा के घर की ओर चल दिया। दरवाजे की घंटी बजी तो ईशा ने दरवाजा खोला तो देखा सामने क्षितिज खड़ा था। वर्षों बाद क्षितिज को देखकर उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। उसके चेहरे पर कई रंग आए और गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था अंदर बुलाए या उसे वापस भेज दे। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए उससे कहा, तुम यहाँ पर? हाँ, अन्नू की तस्वीर पेपर में देखकर मुझे पता चला कि उसने IIT JEE में अच्छी रैंक हासिल की है तो मैं उससे मिलने और बधाई देने चला आया। क्षितिज ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, पर कोर्ट में यही बात हुई थी कि तुम कभी मेरे घर नहीं आओगे। तुम्हें अन्नू से मिलना है तो स्कूल में मिलोगे। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? आज तो खुशी का दिन है, आज तो गुस्सा मत करो। हमारी बेटी ने हमें गर्वित किया है तो हमें मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। ओह हमारी बेटी की चिंता कब से होने लगी तुमको? अब जब बेटी ने कुछ हासिल कर लिया है तो हमारी बेटी हो गई। पहले कभी सोचा था बेटी के लिए? पुरानी बातें भूल जाओ ईशा, जिंदगी फिर से नए तरीके से शुरू कर सकते हैं तुम चाहो तो।
तुम्हारे साथ फिर से जिंदगी शुरू करना तुमने सोच कैसे लिया? मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में खलल पैदा करने मत आया करो। रहा सवाल भूलने की, तो मेरे घाव अभी भी हरे हैं। बहुत मेहनत और त्याग से मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बनाई है, उसे बर्बाद करने के लिए मत आया करो। बहुत पहले ही मैं यह शहर छोड़ना चाहती थी, पर नौकरी के कारण छोड़ नहीं पाई। पर अब लगता है मुझे यह शहर छोड़ना ही पड़ेगा। तो तुम मुझसे डर कर भाग जाना चाहती हो? नहीं नहीं, डर कर नहीं। मैं उन पुरानी सड़ी गली अंधेरी पगडंडियों को छोड़कर एक नई उजली राह की खोज में जाना चाहती हूँ, जहाँ पर तुम जैसे लोग ना हो, तुम्हारे जैसे सोच वाले ना हो, समझे? अब तुम जा सकते हो। हाँ, चला जाऊंगा, पर एक बार अन्नू से मिलना चाहता हूँ, उसे बुलाओ। अन्नू अंदर से सारी बातें सुन रही थी। उसने अंदर से ही कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना है मम्मा, कह दीजिए चले जाएं और आगे से मुझसे मिलने कभी ना आए। मैं अब 18 साल की हो गई हूँ, अपना निर्णय स्वयं लेने लायक हूँ और मेरा निर्णय यह है कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ। अन्नू की बातों में आत्मविश्वास एवं दृढ़ता स्पष्ट झलक रही थी। ईशा अंदर आकर मन ही मन सोचने लगी, अब मुझे यह शहर छोड़ना पड़ेगा। अन्नू का एडमिशन मैं दिल्ली में नहीं कराऊंगी, उसका एडमिशन मैं मुंबई कराऊंगी, जहां मेरे मम्मी पापा और भाई भी हैं। भाई के 2 बच्चे भी हैं। अन्नू को उनका साथ मिल जाएगा और मैं यहाँ की नौकरी छोड़कर कोई और नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी। आप क्या सोच रही हो मम्मा? मैं हूं ना आपके साथ, आप अकेली नहीं हो। अब डरो मत। हम क्यों डर रहे हैं? हम क्यों डरे किसी से? हमने कोई गलत काम थोड़े ही किया है। ईशा अन्नू को गले लगाकर रो पड़ी। वह सोचने लगी कि अन्नू कितनी बड़ी और कितनी समझदार हो गई है, अपने मम्मा पापा को भी समझा लेती है। कितना बड़ा सहारा है यह मेरे लिए। मेरी अन्नू नहीं होती तो मैं कैसे जीते? मैं डर नहीं रही हूँ बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा एडमिशन मुंबई में करा देंगे। वहाँ पर नाना नानी और मामा मामी और उनके बच्चे भी होंगे। उनसे मिलकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन लोगों का साथ हो जाएगा। हाँ मम्मा, यह बात मैंने भी कई बार सोची, पर मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि आप इतनी समझदार हो, इसलिए सारी बातें आप पर छोड़ दी। आप जैसा चाहोगी वैसा ही करेंगे। मुंबई के एक नई कंपनी में ईशा का ऑफर आया। अन्नू का भी ऑनलाइन एडमिशन IIT मुंबई में हो गया। जाकर बस एडमिशन की बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। दोनों बहुत खुश थे। उधर ईशा के मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब दोनों आएं और कब उनसे मिलें। माँ बेटी दोनों की आंखों में खुशी की चमक है। अन्नू इंजीनियरिंग कॉलेज में है, वह भी IIT जाने के लिए बहुत उत्सुक है। बहुत सारे सपने हैं उसकी आंखों में, जिसे उसे पूरे करने हैं अपने लिए और अपनी मम्मा के खुशी के लिए। मन में एक गुदगुदी सी हो रही है, यह जानने के लिए कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है। जाने की सारी तैयारियां कर ली है दोनों ने। आज दोनों अपनी जिंदगी के सफर में एक नई दिशा, नई मंजिल की तलाश में कदम कदम मिलाते हुए घर से बाहर निकल रही हैं। दूर मंजिल अपनी बाहें फैलाकर पुकार रही हैं, आओ हौसलों वालों, तुम्हारा स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।